जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 लेक्चर नंबर 14 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का लेक्चर हमारा थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज रिच लेक्चर होगा, जिसमें दो बड़े कंसेप्ट हमने डिस्कस करने हैं और उन कंसेप्ट के 5-6 क्वेश्चंस हम क्लास में अटेम्प्ट करेंगे। और इसके साथ ही हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जितने भी कंपोनेंट्स हैं हम इंडिविजुअली सबकी कॉस्ट कैलकुलेट करने के काबिल हो जाएंगे। कंपोनेंट्स कंप्लीट। फिर इसके बाद हम एग्जाम लेवल की प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उनमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम लेवल का नहीं था, लेकिन कंसेप्ट सारे एग्जाम में टेस्ट होते हैं। अल्लाह ताला हर कंपोनेंट की कॉस्ट कैलकुलेट कर दी। अब इसके बाद सिर्फ ये होगा कि एग्जाम लेवल का बड़ा क्वेश्चन आएगा, उसमें वो मल्टीपल कंपोनेंट्स हमें एक ही क्वेश्चन में देगा और हमसे बोलेगा कि लो कॉस्ट कैलकुलेट करो। जो सारे कंपोनेंट्स की कॉस्ट है वो कैलकुलेट करो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आज हमारा लास्ट कंपोनेंट है जिसको हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। कल से फिर हम एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तैयार है जी? अभी तक हमने जो 5 कंपोनेंट स्टडी किए हैं, बैंक लोन, इररिडीमेबल डिबेंचर, रिडीमेबल डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इररिडीमेबल, रिडीमेबल, इनकी कॉस्ट कैलकुलेट करने में या मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने में की प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? हर एक की कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर कॉस्ट गिवन हो बैंक लोन के अलावा, अगर कॉस्ट गिवन हो तो मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। शाबाश, अटेंटिव हो जाइए। आज हम जिस कंपोनेंट की कॉस्ट कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो है कंपोनेंट प्रोबेबली सबसे अहम और सबसे कॉमन। इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ इक्विटी के क्वेश्चन में कोई और कंपोनेंट आए या ना आए एग्जाम में, ये कंपोनेंट जरूर आएगा। इक्विटी, क्योंकि लोन हो या ना हो इक्विटी तो जरूर होती है ना हर कंपनी की। तो लोन की कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो या ना करनी हो, इक्विटी की कॉस्ट जरूर कैलकुलेट करना होगी। मेरा पहला क्वेश्चन ये है, पहला ही कंसेप्ट यहां से सवाल ये कि इक्विटी की तो कॉस्ट कैलकुलेट होती ही नहीं। इक्विटी पे कौन सा हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है? हमारी मर्जी है, चाहे डिविडेंड दे या ना दे। तो मेरा पहला सवाल यह है, क्या इक्विटी की कॉस्ट होती है? तो ये क्लियर कर लीजिए, इक्विटी की भी कॉस्ट होती है। कॉस्ट का मतलब वो नहीं है जो एक्चुअली आप पे करते हैं। कॉस्ट का मतलब ये है जो जनरल पब्लिक एक्सपेक्ट कर रही है। जैसे अगर मार्केट में शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो अगर किसी बैंक में अपना 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेगा उसे 20% रिटर्न मिलेगा, तो जब वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो क्या उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि उसे यहां से कम 20% रिटर्न मिले? अच्छा सोचिए, अगर उसने 1 लाख रुपया इक्विटी में लगाया, हमने उसे डिविडेंड नहीं दिया क्योंकि हम ये समझ रहे थे कि डिविडेंड देना लाजमी तो नहीं है और लीगली लाजमी नहीं है, लेकिन कमर्शियली हमें शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन को मीट करना पड़ता है। अगर मीट नहीं करेंगे, डिविडेंड नहीं देते उसको, क्या करेगा वो? शेयर बेच के निकल जाएगा। कोई नया इन्वेस्टर आएगा हमारे शेयर खरीदने के लिए? वो कहेगा नहीं आएगा। वो कहेगा भाई इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट, आप किसी ऐसी कंपनी के शेयर खरीदेंगे जिसके डिविडेंड ना मिलता हो? नहीं देगा। हर शेयर होल्डर ऐसे ही करता है। तो क्या कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी होगी कि जो शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको रिटर्न पे करे? बिल्कुल, ताकि शेयर होल्डर अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर रखें, रिटेन रखें और बल्कि मजीद भी इन्वेस्टमेंट आने के काबिल हो। तो इसीलिए पहला कंसेप्ट ध्यान में रखिए कि बाकी जो कंपोनेंट्स थे उनमें तो हम एक्चुअली कैश पे कर रहे होते हैं। बैंक लोन में भी, डिबेंचर्स में भी, प्रेफरेंस शेयर में भी वो एग्री होता है, लाजमी पे करना है। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर पे लीगली लाजमी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन को मीट करना होता है, वरना शेयर होल्डर हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देते हैं, हमारे शेयर की डिमांड कम हो जाती है, शेयर की प्राइस डाउन होती रहती है। ज़रूरत के वक्त अगर आप शेयर इशू करेंगे भी ना, आपको पैसे नहीं मिलेंगे, अल्टीमेटली कंपनी के बंद होने का खतरा होता है। इसीलिए शेयर, ऑर्डिनरी शेयर्स की भी कॉस्ट है। पहला लेसन आज हमने क्या सीखा? ऑर्डिनरी शेयर्स की भी कॉस्ट है। इसको लिख लीजिए कि ऑर्डिनरी शेयर्स की भी कॉस्ट होती है, एक्चुअली पे नहीं करते। समझ लीजिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह कंसेप्ट है। कॉस्ट हमें प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हुए ये देखना चाहिए कि शेयर होल्डर कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ताकि प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें जो उससे ज्यादा रिटर्न दे रहे हो। भाई कल को शेयर होल्डर कहेगा भाई भैया तेरे को पैसे दिए थे, मुफ्त में थोड़ी दिए थे,
कुछ हमें ऐसे दे दो। आप प्रैक्टिस में किसी कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे ना, चेक कर लीजिएगा, आज शेयर खरीदेंगे ना, कल उसकी शेयर प्राइस मार्केट में देखना शुरू कर देंगे, बढ़ी है कि कम हुई है, डिविडेंड मिला है कि नहीं मिला। अगले दिन से शेयर होल्डर अगले दिन, इन्वेस्टमेंट के अगले दिन से ही इंतजार करना शुरू कर देता है, कब रिटर्न मिलेगा, कब रिटर्न मिलेगा। तो उसकी एक्सपेक्टेशन है कि उसको कुछ ना कुछ रिटर्न मिले। हम कंपनी के लिए जरूरी है उस एक्सपेक्टेशन को मीट करें। तो पहला लेसन, ऑर्डिनरी शेयर्स की भी कॉस्ट होती है। आज हमने क्या करना है, इस कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, ऑर्डिनरी शेयर की कॉस्ट को कैलकुलेट करना सीखना है। आपको पहले ही बता रहा है पहला असूल, ऑर्डिनरी शेयर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी कैलकुलेट करने के, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड है, तीन होते थे, हमने तीन को दो में कन्वर्ट कर दिया, विदाउट ग्रोथ और विद ग्रोथ। इसको लादा करने के बजाय इकट्ठा कर दिया। तो दो मेथड हो गए, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल और डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, विद ग्रोथ या विदाउट। तो बताइए क्या इक्विटी की कॉस्ट होती है? यस, इक्विटी की कॉस्ट होती है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के दो मेथड कौन से हैं? कैपम और डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, कैपम और डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, दोनों से कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अमूमी तौर पे क्वेश्चंस में कैपम से कॉस्ट कैलकुलेट करवाएगा और डीवीएम, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से क्या कैलकुलेट करवाएगा वाला? मार्केट वैल्यू। ये चीज फिर से, शेयर्स की भी, ऑर्डिनरी शेयर की भी कॉस्ट होती है। ऑर्डिनरी शेयर की कॉस्ट कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, कैपम, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, दोनों से कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अमूमी तौर पे वो कैपम से कॉस्ट कैलकुलेट करवाएगा, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से मार्केट वैल्यू, वैल्यूएशन मॉडल ना, वो मॉडल अपने नाम में बोल रहा है मेरे को वैल्यूएशन के लिए यूज करो। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल का नाम क्या चीज सीख के कह रहा है? मेरे को शेयर की वैल्यूएशन के लिए यूज करो। लेकिन आपको पता है उसी फार्मूला में जहां पे मार्केट वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है, उसी फार्मूला में कॉस्ट भी कैलकुलेट हो सकती है। इसलिए डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल प्राइमरीली बना था शेयर की वैल्यूएशन के लिए, लेकिन हम इसे रीअरेंज करके कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए भी यूज कर लेते हैं। प्राइमरी पर्पस क्या था डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल का? प्राइमरी पर्पस क्या? डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल का प्राइमरी पर्पस क्या था? मार्केट वैल्यू। कैपम का प्राइमरी पर्पस है कॉस्ट कैलकुलेट करना, लेकिन हम डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से भी कॉस्ट का कैसे, वो तो मार्केट वैल्यू के लिए था, रीअरेंज करके, ये तो हमने पहले पढ़ा हुआ है, उसी फॉर्मूला को रीअरेंज करके मार्केट वैल्यू, उसी फॉर्मूला कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते। क्लियर? अब बताइए पहले किसकी कॉस्ट कैलकुलेट करना, किसके जरिए कॉस्ट कैलकुलेट करना सिखाओ? कैपम के डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, कैपम। कैपम से मार्केट वैल्यू नहीं आनी है, कैपम से सिर्फ कॉस्ट ही आएगी। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से बोलते हो तो मार्केट वैल्यू कहते हो मार्केट वैल्यू निकाल देंगे, कॉस्ट कहते हो कॉस्ट निकाल देंगे। लेकिन कैपम से क्या होगा? सिर्फ कॉस्ट ही आएगी। अब कैपम सुन लें, सिंपल रूल है कैपम का, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न, ये है कैपम। कैपम क्या है? हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। कहता है मार्केट में इन्वेस्टर बैठा है ना, उसके सामने दो एक जैसी कंपनीज हैं, एक जैसी कंपनीज हैं, ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस सेम है, दोनों में इन्वेस्टमेंट करेगा 20% रिटर्न एक्सपेक्टेड है। एक में रिस्क कम है, एक में रिस्क ज्यादा है। इन्वेस्टर किस में इन्वेस्ट करेगा? जिसमें रिस्क कम है, जिसमें रिस्क कम है। तो अगर आप ऐसी कंपनी में बैठे हैं जिसमें रिस्क ज्यादा है, कंपैरेटर दूसरी कंपनी है जिसमें रिस्क कम है, वो कम रिस्क के साथ 20% ऑफर कर रहा है, आप ज्यादा रिस्क के साथ 20% ऑफर करेंगे, इन्वेस्टर आएगा आपकी तरफ? कभी नहीं आएगा। अब अगर इन्वेस्टर को लाना है, पहला लेसन है। दूसरा, इन्वेस्टर को लाना क्या करें? रिटर्न हाई कर दे, रिटर्न हाई कर दे।
कितना रिटर्न हाई करना है ये फार्मूला बताता है। इस फार्मूले में देखें, इस फार्मूले में ना हमने एक बेंचमार्क बनाया हुआ है। बेंचमार्क वो है गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं ना, गवर्नमेंट के बॉन्ड को पढ़े थे ना हमने, गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करते हैं। मुझे बताइए गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें रिस्क होता है कि वो रिस्क फ्री होते हैं? रिस्क फ्री होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बैंकरप्ट नहीं होती, हुकूमतें दिवालिया नहीं होती, कंपनीज दिवालिया होती हैं। सही है ना? हुकूमतें तो लोन ले लू के लोन ना हो अपने एसेट बेच बूझ के लाइबिलिटीज पूरी कर देती हैं। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं वो रिस्क फ्री होते हैं। मुझे बताइए गवर्नमेंट के रिस्क फ्री बॉन्ड के ऊपर रेट है 6%। हमारी एक कंपनी है, इसके ऊपर भी 6% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट रिटर्न है। इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारी कंपनी में? किधर? गवर्नमेंट के बॉन्ड में करेंगे। और क्यों? वो भी 6% है, हम भी 6% है। वो रिस्क फ्री है, रिस्क फ्री है। इसका मतलब मुझे अपना जो मैं शेयर होल्डर को रिटर्न कमिट करूं, जो शेयर होल्डर को रिटर्न दिखाऊं, प्रॉमिस करूं कि आपको इतना रिटर्न मिलेगा, वो 6% नहीं होना चाहिए, वो इससे ज्यादा होना चाहिए। यहां पे एग्री करते हैं? इसका मतलब है हमारी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगी इसके दो हिस्से होंगे। एक वो तो हमने रिटर्न देना ही देना है जो रिस्क फ्री है, वो 6%, गवर्नमेंट 6% दे रही है, हम 4% देंगे कोई नहीं आएगा, 6% देंगे हम फिर भी कोई नहीं आएगा, क्योंकि हमारी कंपनी में रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ज्यादा है, कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है, गवर्नमेंट की तरफ जाएगा। अगर हमें वो इन्वेस्टर जो गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीद रहा है उसको अपनी कंपनी की तरफ लेके आना है, क्या करना पड़ेगा? 6% से ज्यादा रिटर्न ऑफर करना पड़ेगा, 6% या उससे कम? ज्यादा। एग्रीड? इसका मतलब है हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी के दो सेगमेंट, दो कंपोनेंट, दो हिस्से होंगे, एक रिस्क फ्री प्रीमियम और एक रिस्क प्रीमियम। रिस्क फ्री प्रीमियम और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करेंगे, हमारी कॉस्ट के दो कौन से कंपोनेंट हो गए? रिस्क फ्री प्रीमियम और रिस्क फ्री रिटर्न और रिस्क प्रीमियम। रिस्क फ्री रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न जो गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर मिल रहा है वो तो हमने देना ही देना इन्वेस्टर को। फिर चूंकि हमारी कंपनी की तरफ आके इन्वेस्टर एक्स्ट्रा रिस्क ले रहा है तो उसे उस एक्स्ट्रा रिस्क का प्रीमियम देना है, रिस्क प्रीमियम बोलते हैं। इसलिए आप देखें ये जो केई है ये है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस प्रीमियम। इस फार्मूला को समझे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है? रिस्क फ्री रेट प्रीमियम फॉर रिस्क। ये रिस्क फ्री रेट कौन सा है? गवर्नमेंट के बॉन्ड्स पे है। क्वेश्चन के अंदर फाइनेंस के किसी भी क्वेश्चन में आ जाए ना, रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, समझ लीजिए कैपेम है, कैपेम के लिए दिया है, किसके लिए दिया है? रिस्क फ्री रेट है, कैपेम के लिए दिया है। फाइनेंस के पूरे पेपर में कहीं पे भी अगर वो कह दे रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स तो आपके समझ में अगली बात क्या है? ये रिस्क फ्री रेट है, कैपेम के लिए दिया है। रिस्क फ्री रेट किधर चला गया? ये रिस्क फ्री रेट है, ठीक है, रिस्क फ्री रेट आ गया। अब प्रीमियम फॉर रिस्क क्या है? प्रीमियम फॉर रिस्क क्या है? प्रीमियम फॉर रिस्क ये है, एक होता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितनी भी मार्केट है ना उनकी एवरेज कैलकुलेट करें, उनकी उसको हम कहते हैं ये एवरेज रिस्क है। स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनीज काम कर रही हैं हर एक कंपनी का अपना एक रिस्क होगा और अपना एक रिटर्न होगा, ऐसा ही है। हम अगर सारी कंपनीज की एवरेज को कैलकुलेट करें तो हमारे पास एक एवरेज रिटर्न आ जाएगा कि पाकिस्तान, आपने अक्सर देखते होंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने इस साल अपने 20% ग्रोथ शो करवाई। इस साल
एशिया की जितनी भी मार्केट्स हैं उनमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस दूसरे नंबर पे रही, इसने 40% ग्रोथ शो करवाई। ऐसे ये जो 10%, 20%, 40%, इसका मतलब ये होता है कि अगर स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स पहले 50,000 था, 20% ग्रो किया, 50 से 60,000 पे पहुंच गया, तो कितना ग्रो किया? 20%। इसका मतलब है सारे शेयर्स की वैल्यू में कितना इंक्रीज हुआ? 20%। इसका मतलब है एवरेज रिटर्न कितना हुआ स्टॉक एक्सचेंज का? 20%। ठीक है। और अगर कहे स्टॉक मार्केट का जो एवरेज रिटर्न है पूरी मार्केट का वो 10% है, इसका मतलब क्या हुआ? कि सबका एवरेज, इसमें कोई कम होगी, कुछ ज्यादा होगी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने भी थोड़ी देर पहले कहा हमने जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी है उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा रिस्क फ्री रेट, एक होगा रिस्क प्रीमियम। रिस्क फ्री रेट कैसे कैलकुलेट होगा? गवर्नमेंट का बॉन्ड। रिस्क प्रीमियम कितना होगा, ये कैसे कैलकुलेट होगा? इसका जवाब है जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रीमियम। जितना ज्यादा रिस्क, हमारी कंपनी ए है, इनकी कंपनी बी है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर जो रिटर्न मिलता है मेरी कंपनी के इन्वेस्टर को उससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा होगा, मेरी कंपनी का इन्वेस्टर उससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा होगा क्या कम? और इस कंपनी का इन्वेस्टर वो भी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा होगा। लेकिन क्या दोनों का इन्वेस्टर सेम एक्सपेक्ट कर रहा होगा? हर कंपनी का अपना रिस्क होता है। जिस कंपनी के रिस्की प्रोजेक्ट्स ज्यादा होते हैं उसमें रिस्क ज्यादा है, उसमें शेयर होल्डर कहेगा मेरे को रिटर्न भी ज्यादा दो। जिसमें रिस्क कम होता है उसमें रिटर्न भी कम। तो यानी मैंने रिस्क ज्यादा देना जरूर है अपने इन्वेस्टर को, लेकिन कितना रिस्क देना है ये डिपेंड करता है मेरी कंपनी कितनी रिस्की है। अमूमी तौर पे जो .com कंपनीज होती हैं, .com कंपनीज बोला जाता है टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज को, इनमें रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए इनमें जो इन्वेस्टर रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा होता है ना वो भी ज्यादा है। मैं आपसे पूछता हूं सवाल, आप बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करेंगे, रिटर्न है 2%, क्यों? और सर उसकी प्राइस तो एक दिन में आधी भी हो सकती है, रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न सिर्फ थोड़ा सा है, नहीं करेंगे। जहां पे रिस्क ज्यादा हो वहां पे रिटर्न भी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। जुआ में पैसे डबल हो जाते हैं, ऐसे है, रिटर्न डबल है, लेकिन रिस्क भी उतना ही है हाई, जीरो भी हो जाते हैं और अक्सर जीरो ही होते हैं। उसके पीछे साइंस है, एक साइंस है, वो समझ आप समझते जुआ नहीं है। इस सीधी सी बात है भैया, आप जुआ लगाएंगे 1 लाख रुपया जीत गए, क्या करेंगे? उसके बाद जुए से तौबा कर लेंगे, वापस घर नहीं जाएंगे? सही जुआरी नहीं है आप, फिर बड़े अमाउंट का, फिर जीत जाएंगे, फिर बड़े अमाउंट का। तो वो जो पैसे आप कमाते हैं ना वो आहिस्ता आहिस्ता जुए में ही लग जाते हैं। बहरहाल हाई रिस्क हाई रिटर्न वापस आ जाते हैं। तो हमने जो इक्विटी पैसे देने हैं वो दो तरह के देने हैं, एक रिस्क फ्री रेट जो गवर्नमेंट के बॉन्ड पे वो तो देना ही देना है, दूसरा जितना हमारी कंपनी का रिस्क है उस लिहाज से रिस्क प्रीमियम भी देना है। अब इसका मतलब है इसके लिए हमें अपनी कंपनी का रिस्क कैलकुलेट करना होगा। जो हमारी कंपनी का रिस्क होता है ना उसे हम कैलकुलेट करते हैं, वो होता है बीटा। उसे क्या बोलते हैं? ये इसको क्या बोलते हैं? बीटा। बीटा का मतलब क्या है? हमारी कंपनी का रिस्क। इक्विटी बीटा का मतलब क्या है? हमारी कंपनी कितनी रिस्की है। ये होता है इक्विटी बीटा प्रैक्टिकली 0 से लेके 2.5 तक। जो कंपनी एवरेज रिस्की हो ना, एवरेज रिस्की, उसका बीटा होता है 1। जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में जितनी को बाकी कंपनी रिस्कीज हैं, हमारी कंपनी भी उतनी ही रिस्की हो तो हमारा बीटा क्या होगा? अगर हमारी कंपनी ज्यादा रिस्की है बीटा ग्रेटर देन 1 होगा, और अगर हमारी कंपनी लेस रिस्की है बीटा लेस देन 1 होगा। फिर से कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी है, दो हिस्से होंगे, रिस्क फ्री रेट और रिस्क प्रीमियम।
रिस्क फ्री रेट कौन सा है? गवर्नमेंट बॉन्ड का रिटर्न। रिस्क प्रीमियम क्या है? हमारी कंपनी जितना रिस्की है उस लिहाज से एक्स्ट्रा परसेंटेज प्रीमियम देना रिटर्न। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें बीटा चाहिए। बीटा क्या है? हमारी मेजरमेंट, किस कंपनी की मेजरमेंट? रिस्क की। हमारी कंपनी कितनी रिस्की है, इसे इक्विटी बीटा भी बोलते हैं, सिर्फ बीटा भी बोलते हैं। अगर इक्विटी बीटा 1.5 है, इसका मतलब क्या है? हमारी कंपनी हाई रिस्क। और 0.5 है और 2.5 है, वेरी हाई रिस्क, वेरी हाई। अगर आपका इक्विटी बीटा कभी, वैसे कैलकुलेशन कैफ के सिलेबस में सीफैप में है, तो सीफैप में एक रूल होता है कि अगर आप इक्विटी बीटा कैलकुलेट, यहाँ पे इक्विटी बीटा आपको खुद देगा, हमेशा खुद देगा, हमेशा कैलकुलेट नहीं कराएगा, हमेशा खुद देगा। सीफैप लेवल पे रूल ही होता था अगर इक्विटी बीटा 2.5 से ज्यादा है ना तो कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लो, कोई ना कोई गलती कर दिया तुमने। लेकिन यहाँ पे इक्विटी बीटा खुद देगा। इक्विटी बीटा आ गया, फिर हमने क्या करना है? जो मार्केट का एवरेज रिटर्न है उसमें से रिस्क फ्री रेट माइनस करना है, बीटा से मल्टीप्लाई करें, आपके पास रिस्क प्रीमियम आ जाएगा। नहीं समझ आई बात के? फार्मूला के ई क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। के आर एफ क्या है? रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट इधर लिखा, ये रिस्क फ्री रेट यानी रेट ऑन लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, जो भी ट्रेजरी बॉन्ड्स है, शॉर्ट टर्म दिया, शॉर्ट टर्म जो भी गवर्नमेंट के बॉन्ड दिए हैं उन पे जो रेट है वो रिस्क फ्री रेट है। क्लियर? अच्छा आगे चलते हैं। ये बी क्या है? इक्विटी बीटा, मेजरमेंट ऑफ रिस्क ऑफ कंपनी। ये क्या है? ये कंपनी टू कंपनी चेंज होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता है। ये कंपनी टू कंपनी भी चेंज होता है और चेंज होता है। क्लियर? और फिर इसके बाद KM होता है मार्केट रिटर्न। मार्केट क्या है? पूरी स्टॉक एक्सचेंज, मार्केट से मुराद क्या है? पूरी स्टॉक एक्सचेंज में से रिस्क फ्री रेट माइनस कर दें तो यह है मार्केट रिस्क प्रीमियम। इसे बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिस्क प्रीमियम आ जाएगा। मार्केट रिस्क प्रीमियम से फिर हमने अपनी कंपनी का रिस्क प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करना है बेटा? ठीक है, कुछ समझ आई? चलिए इस फार्मूले को एक दफा देख लीजिए, क्वेश्चन करते हैं फिर इससे पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। क्या कह रहा है? रेट ऑफ रिटर्न अवेलेबल फॉर इन्वेस्टर ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स इज 4%। ये क्या है? इसका मतलब है अगर आपने इन्वेस्टर को कहा ना मेरी कंपनी में आओ मैं तुम्हें 3% रिटर्न दूंगा, इन्वेस्टर आपको 1 लगा के भाग जाएगा। क्यों? कहेगा तुम्हारी कंपनी में रिस्क भी लूं और रिटर्न भी 3% है, मैं गवर्नमेंट में क्यों ना चला जाऊं, रिस्क भी कोई नहीं और 4%। तो इन्वेस्टर को अपने करीब लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिटर्न बढ़ाना पड़ेगा। अब कितना रिटर्न? अब ये भी नहीं है कि अन्य रिटर्न बढ़ा दे, कैलकुलेट करके बढ़ाना है। कैलकुलेशन ही हमें सिखा रहा है। गवर्नमेंट 4% हमारा रिस्क फ्री रेट है, कह रहे एवरेज रिटर्न ऑन मार्केट इन्वेस्टमेंट इज, इसका मतलब है मार्केट में अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो एवरेज आपको रिटर्न कितना मिलेगा? 7%। इसका मतलब यह हुआ मार्केट में रिस्क प्रीमियम क्या चल रहा है? 3%। 4% तो गवर्नमेंट भी दे रही है। स्टॉक एक्सचेंज कितना परसेंट ज्यादा ऑफर कर रही है? 3%। अब अगर हमारी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज की, ये एवरेज है, एवरेज, इसका मतलब कुछ कंपनी कम रिटर्न दे रही है, कुछ एवरेज 7। अगर हमारी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की एवरेज कंपनी है तो
इसका रेट क्या होगा 7%, और अगर उससे ज्यादा रिस्की है ज्यादा, और उससे कम रिस्की है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज से ज्यादा रिस्की है कि कम? हम इक्विटी बीटा कैलकुलेट करेंगे अपनी कंपनी का, इक्विटी बीटा अपनी कंपनी का कैलकुलेट करेंगे, जो आपको सीफैप लेवल पे सिखाया जाएगा, कैफ पे नहीं। उसको फार्मूला में यूज करेंगे, आपको रिस्क फ्री रेट मिल जाएगा। जैसे यहां पे क्या कह रहा है, कंपनीज इक्विटी बीटा इज 0.92। फार्मूला याद है? अच्छा सुने, मुझे फार्मूला याद नहीं है, लेकिन मैं एक रूल बनाने लगा हूं अपने जहन में। देखिए यहां पे ना फाइनेंस में अकाउंटिंग की तरह बैलेंस शीट टैली नहीं होगी कि आपको पता चल जाए कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं, लेकिन आपको कुछ रीजनेबलनेस पता चल जाती है तकरीबन हर क्वेश्चन में, जिससे अंदाजा हो जाता है कि क्वेश्चन ठीक है कि नहीं। थोड़ा बहुत डायरेक्शन पता चल जाती है, कंफर्म नहीं होता। जैसे यहां पे सुनिए, अब मैं क्या सोच रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा मेरी सोच क्या है। मार्केट में एवरेज कंपनी का की कॉस्ट रिटर्न है 7%। हमारी कंपनी अगर एवरेज है ना, एवरेज का मतलब क्या होता है, बीटा 1, एवरेज का मतलब क्या है, बीटा 1, तो हमारी कंपनी का कॉस्ट भी 7% आएगी। लेकिन अगर हमारी कंपनी लेस रिस्की है तो लो रिस्क लो रिटर्न, अगर बीटा 1 से कम है तो हमारी कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगी ना इक्विटी, वो 7 से कम आएगी। और अगर हमारी कंपनी का बीटा 1 से ज्यादा है, इसका मतलब है हमारी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज की एवरेज रिस्की कंपनी से ज्यादा रिस्की है, हमारा रिटर्न 7% से ज्यादा। अब देखें, मैंने अभी कोई फार्मूला अप्लाई नहीं किया, लेकिन मुझे एक डायरेक्शन मिल गई। मेरा आंसर 7% आना चाहिए, 7% से कम या 7% ज्यादा? कम क्यों आना चाहिए? इक्विटी बीटा लेस देन 1 है, लेस देन एवरेज है। भाई बात समझ आ रही है? अब इसको लगाते हैं फार्मूला, मजीद समझते हैं फार्मूला, नो प्रॉब्लम, नो, मुझे पता है अभी फार्मूला सारा पूरा सही नहीं बैठा जेन में, नो प्रॉब्लम। अभी मजीद कैलकुलेट करते हैं, अभी तो समझा रहा हूं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के दो मेथड कौन से हैं, कैपेम और डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। कैपेम प्राइमरी पर्पस क्या था उसका, कॉस्ट कैलकुलेट करना। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल का प्राइमरी पर्पस क्या था, वैल्यू ऐड करना। लेकिन बवक्ते जरूरत हम डीवीएम से कॉस्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन खुद बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए, अगर क्वेश्चन में आपके पास कैपेम भी है, डीवीएम भी है, कॉस्ट किससे कैलकुलेट करेंगे? कैप। शाबाश, सुन के अच्छा लगा। फिर से क्वेश्चन के अंदर डाटा है, कैपेम का डाटा भी है, डीवीएम का डाटा भी है, कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, किससे करें? कैपेम से, क्योंकि कैपेम का प्राइमरी पर्पस ही कॉस्ट कैलकुलेट। अगर उसे कॉस्ट के लिए नहीं यूज करना, फिर किस लिए यूज करना? तो अगर कैपेम को कॉस्ट के लिए यूज करना है तो डीवीएम को किस लिए यूज करना है? हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो। रखा ही नहीं क्वेश्चन में कुछ, क्वेश्चन में रखा ही नहीं कुछ। ये पता होना चाहिए मैं क्वेश्चन के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है और किस काम आएगी, किस जगह आएगी। जो लीडर होता है ना टीम का, उसे पता होता है मेरे पास जितने मोहरे हैं ना, इसमें क्या खास बात है, इसे मैंने किधर इस्तेमाल करना है। तो हमें भी क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन बिखरी होगी, मजाल आई कि आप इंफॉर्मेशन तरतीब से दे दे। तो तरतीब से होती भी होगी ना, जबरदस्ती उसको डी तरतीब करेगा, अन तरतीब करेगा, जबरदस्ती करेगा, कोई तुक नहीं होती। लेकिन एक इंफॉर्मेशन होता है, एक तो आपको पता होना चाहिए कौन सी इंफॉर्मेशन मैंने किधर यूज करनी है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी अच्छा अब मुझे बताइए, कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, कौन सा फार्मूला? कैसे पता चला कैपेम यूज करना, डीवीएम नहीं यूज करना? गवर्नमेंट बॉन्ड, रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड 4% है, इससे पता चला मैंने कैपेम यूज करना है। रिक्वायरमेंट में भी लिखा शाबाश, लेकिन रिक्वायरमेंट में नहीं लिखा होगा, आई कैप नहीं लिखता होता। मुझे कैसे पता चला? बीटा से भी पता चल गया, ठीक है बीटा भी मान लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, बीटा से भी पता चल गया, रिस्क फ्री रेट से भी पता चल गया, दोनों में से कोई भी हो एक, तो हमें पता चल गया कि इधर हमने कैपेम यूज करना है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम
रिस्क प्रीमियम क्या होता है? हमारी कंपनी का रिस्क प्रीमियम, पहले मार्केट का रिस्क प्रीमियम कैलकुलेट करो, उसे बीटा से मल्टीप्लाई कर देना, हमारी कंपनी का रिस्क प्रीमियम आ जाएगा। मार्केट का रिस्क प्रीमियम कैसे आएगा? पूरी मार्केट का रिटर्न, रिटर्न के एम फॉर मार्केट, मार्केट का रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट। ये कैलकुलेशन समझ रहे? फिगर्स पुट करते, बाकी कुछ काम ही नहीं रह गया। रिस्क फ्री रेट क्या है? 4% को मैं 4% नहीं, मेरी आदत है, मैं 0.04 लिखता हूँ, इतराज तो कोई नहीं आपको, प्लस बीटा 0.92 इनटू मार्केट रेट क्या है? 7%। 7%, 0.07 माइनस 0.04, ये रिस्क फ्री रेट 6.67, डेट इज एंड पे परसेंटेज में कन्वर्ट करो 6.7%, यही है। ये हमारा रिस्क फ्री रेट है। कल कुछ समझ आई? अच्छा, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर बीटा 1 हो, शाबाश, अच्छा, बीटा 2 हो तो ज्यादा हो जाएगा, कैलकुलेट करके देखें। डबल नहीं होगा, क्योंकि डबल होना है रिस्क प्रीमियम ने, टोटल ने डबल नहीं होना, एग्जैक्ट डबल नहीं। इक्विटी बीटा 2 है, 10% आ जाएगा, शाबाश। क्यों? ये 7 का डबल 14% क्यों नहीं आया? क्योंकि बीटा सारे से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, बीटा सिर्फ हाँ प्रीमियम से हो रहा है, ये तो कांस्टेंट है। क्लियर? बीटा इंक्रीज, ये कंसेप्ट यूज होगा एक जगह पे, बीटा इंक्रीज कॉस्ट इंक्रीज, बीटा डिक्रीज, बीटा इंक्रीज कॉस्ट इंक्रीज, बीटा डिक्रीज कॉस्ट डिक्रीज, बीटा इंक्रीज, बीटा डिक्रीज, बीटा इंक्रीज, बीटा डिक्रीज, बीटा चेंज, बीटा चेंज। नहीं समझ आई? केस स्टडी में क्वेश्चन में कहेगा पहले स्टेप नंबर 1 इक्विटी की कॉस्ट कैलकुलेट करो, हम कॉस्ट कैलकुलेट कर देंगे। फिर कहेगा हमने मजीद डिबेंचर इशू किए हैं, इनसे डिबेंचर की कॉस्ट तो कैलकुलेट करो ही करो, लेकिन चूंकि अब आपकी कंपनी का डिफॉल्ट रिस्क बढ़ गया है, क्योंकि आपने लोन ज्यादा उठा लिया है, लोन ज्यादा उठा लिया है, डिफॉल्ट रिस्क बढ़ गया है, इसलिए बीटा 1.1 से बढ़ के 1.25 हो गया है। तो आप कहेंगे उससे हमें क्या, हम तो जो नया बॉन्ड इशू हुआ उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। कि बीटा चेंज तो कॉस्ट चेंज, क्या अब आपको इक्विटी की कॉस्ट दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगी? ये पॉइंट आपको समझ नहीं आना जब तक हमने क्वेश्चन नहीं करना। तो बीटा 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 इंक्रीज, बीटा डिक्रीज, बताइए कैपम मॉडल समझ आ गया? कैपम मॉडल में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, जितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज वो कर सकते मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। सिर्फ एक वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन में एक काम करता है, पहले आपसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी एक दफा कैलकुलेट करवा लेता है, फिर बाद में कहता है कोई नया प्रोजेक्ट लिया जो रिस्की था, या कोई नया बॉन्ड वगैरह इशू किया है जिसकी वजह से आपका रिस्क इंक्रीज हो गया है, तो इक्विटी बीटा भी चेंज हो गया। जब बीटा भी चेंज हो जाए ना, फिर कॉस्ट दोबारा निकालनी पड़ती है, फिर कॉस्ट दोबारा। हालांकि आप एक दफा कैलकुलेट कर चुके होंगे, एक दफा कैलकुलेट, अंदर का शैतान बोलेगा कि क्या एक दफा कर तो चुके हो कैलकुलेट, दोबारा क्यों कर रहे हो, रहने दो। हाँ, आपने उसे क्या जवाब देना है? बीटा चेंज, तो कॉस्ट चेंज, बीटा चेंज हो गया तो क्लियर जी। चलिए, ये हमारा पहला चेक पॉइंट। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लें, नहीं अब हम गैस कीजिए क्या सीखने जा रहे हैं? डीवीएम, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से कॉस्ट कैलकुलेट करना। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से कॉस्ट भी कैलकुलेट हो सकती है, मार्केट वैल्यू भी कैलकुलेट हो सकती है। अच्छा, इसमें दो तरह की कंपनीज होती हैं, दो तरह की
कंपनीज होती हैं, जिंदगी में ग्रोथ करनी है, ग्रोथ एक असूल होता है, अपने आप में इन्वेस्ट करें, अपने आप में, ये हर लिहाज से इन्वेस्ट होता है, मतलब अपनी अपीयरेंस पे भी, अपने कपड़ों वगैरह पे अपीयरेंस, लुक, इस पे भी, अपने नॉलेज पे भी, स्किल पे भी, अपने आप पे इन्वेस्ट करेंगे फिर ग्रो करेंगे। अगर आपका लेवल सेम रहेगा ना, अपने आप पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जो नॉलेज आज है वही होगा, जो आप अपने आप पे आज खर्च कर रहे हैं वही अगले 10 साल तक खर्च करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली आप 10 साल बाद भी उसी जगह पे खड़े होंगे जिस जगह पे आज है, अगर अपने आप में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ये जो आप फीस दे रहे हैं, कॉलेज की बड़ी बड़ी फीसेस, अपना टाइम लगा रहे हैं, गर्मी में आ रहे हैं, रोज़ा रख के आप पढ़ते हैं, ये सारी आप अपने आप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंशाल्लाह एक दिन आपको रिटर्न देगी, और ऐसा रिटर्न देगी, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने आप पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते, 10 साल बाद भी इसी जगह खड़े रहेंगे। बज़ाहिर हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है ना, इसको समझने की जरूरत है। बज़ाहिर ऐसे लग रहा होता है कि ग्रोथ हो रही है, वो ग्रोथ हो नहीं रही होती। हर साल अगर आपको 10% इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है ना, आपकी तनख्वाह बढ़ नहीं रही, उसी को इन्फ्लेशन को मैच किया जा रहा होता है। तो हमने जब ग्रोथ कैलकुलेट करनी होती है ना, वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके फिर सही कैलकुलेशन होती है, ठीक है। इसी तरह आप स्टॉक एक्सचेंज में 2 तरह की कंपनीज हैं, मैंने आपको बताया था, ये शायद ये नाम भूल जाता हूं मैं हमेशा, वो आईफोन वाला कौन सा था, स्टीव जॉब्स स्टीव जॉब ये कहा करता था अपने शेयर होल्डर को, जब वो चीफ एग्जीक्यूटिव था एप्पल कंपनी का, मेरे से आज $2 डिविडेंड, $2 डिविडेंड ले ले, या अल्टरनेट ऑप्शन क्या है, आप पैसा डिविडेंड ले, इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करूंगा साल के बाद प्राइस डबल हो जाएगी। शेयर होल्डर कहते थे रहने दे डिविडेंड। तो वो क्या होता था, वो जो डिविडेंड पैसे डिविडेंड की शक्ल में देने होते थे ना, उन्हीं पैसों से कोई नया प्रोजेक्ट लगाता था, जिस इन्वेस्टमेंट करता था, री इन्वेस्टमेंट, और उससे प्रॉफिट जो होता था कंपनी की ग्रोथ होती थी, और वो साल बाद शेयर प्राइस कहीं की कहीं पहुंची होती थी। तो स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रूल है, हर साल कंपनी 2 रेशोज कैलकुलेट करती है जो एक दूसरे का वाइस वर्सा है। एक होती है डिविडेंड पे आउट रेशो, उसे पे आउट रेशो भी बोलते हैं। पे आउट रेशो ये है कि अगर आपका प्रॉफिट ₹1 है ना, आपने, या ₹100 प्रॉफिट, आपने कितने रुपए डिविडेंड दिया, इसे कहते हैं पे आउट रेशो। जैसे अगर आपने ₹100 प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स, इसमें 40 रुपीज डिविडेंड दे दिया, पे आउट रेशो क्या है 40%। डिविडेंड पे आउट रेशो क्या है 60% को बोलते हैं रिटेंशन रेशो। 60% को क्या बोलते हैं? अगर तो आपने ग्रोथ करनी है तो मुझे बताइए ये रिटेंशन रेशो ग्रोथ करेगी कि डिविडेंड पे आउट रेशो? रिटेंशन रेशो। सिंपल रूल है, रिटेंशन रेशो जितनी ज्यादा ग्रोथ उतनी ज्यादा, रिटेंशन रेशो जितनी कम ग्रोथ उतनी कम। तो कुछ कंपनीज की पॉलिसी होती है जो कमाओ खुद भी खाओ शेयर होल्डर्स को भी खिलाओ, 100% डिविडेंड पे आउट रेशो। खुद सोच के बताइए ऐसी कंपनीज में भी प्रॉफिट कमा रही हो, प्रॉफिट कमा रही होंगी लेकिन स्टैग्नेंट, सेम प्रॉफिट, ग्रोथ नहीं हो रही होगी, ऐसी कंपनीज को कहते हैं विदाउट ग्रोथ। ऐसी कंपनी को क्या कहते हैं? जैसे बहुत से आप देखें हमारे इर्द गिर्द भी बहुत से ऐसी साइकी के लोग होते हैं, अच्छी जॉब है लेकिन क्या करते हैं, जैसे ही प्रमोशन हुई, इंक्रीमेंट लगे, वो अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको भी बढ़ा लेते हैं, सारा खर्च कर लेते हैं। खास तौर पे जो एम्प्लॉय जहनियत के लोग, मतलब जहनियत नहीं कहना, गलत जहनियत, मतलब माइंडसेट है, जो एम्प्लॉय माइंडसेट है वो ये है कि जो कमाओ उसमें ग्रोथ रेट 0 हो जाती है। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कमाते हैं, कुछ सेविंग भी करते हैं,
री इन्वेस्ट भी करते हैं, फिर अपने उसको इस्तेमाल भी करते हैं। सेविंग को ये नहीं रख लिया, दबा के रख लिया, नहीं, उसको किसी अच्छे मकसद के लिए अपने स्किल्स लेवल को बढ़ा या कहीं पे इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल, उनमें ग्रोथ ज़्यादा होती है, उनकी अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो याद रखिए 2 तरह की कंपनीज हैं स्टॉक एक्सचेंज में, एक जो कमाओ खाओ और दूसरी कौन सी है, जो कमाओ कुछ खाओ कुछ लगाओ, दोनों, कुछ डिविडेंड दे दो, कुछ कंपनी में री इन्वेस्ट करो, रिटेन करो। इसीलिए हमने 2 तरह के मॉडल बनाए हुए हैं, एक है विद ग्रोथ मॉडल, एक है विदाउट ग्रोथ मॉडल। बताइए जरा, विद ग्रोथ मॉडल किस कंपनी पे लगता होगा, जिसकी रिटेंशन रेशो है 1% भी रिटेंशन रेशो है ना, उसकी ग्रोथ होगी। और जो 100% पे आउट रेशो है, यानी 0% रिटेंशन रेशो, उसकी ग्रोथ, उस पर विदाउट ग्रोथ मॉडल लगेगा। क्लियर? विदाउट ग्रोथ मॉडल में डिविडेंड हो सकता है मिलेगा, प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन वो हर साल सेम रहेगा। हर साल क्या रहेगा? तो इसीलिए आप देखें डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, इसे डीसीएफ मॉडल भी बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल में बोलते हैं। डीसीएफ है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल, लेकिन ज्यादा क्या है, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। ये विदाउट ग्रोथ भी है और विद ग्रोथ भी है। ये उस गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, गॉर्डन उस समझ लीजिए इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट का नाम था जिसने ये फार्मूला इजाद किया। विदाउट ग्रोथ मॉडल में ग्रोथ रेट जी, ग्रोथ रेट को किससे शो करवाते हैं, जी क्या होगा, 0। और ग्रोथ मॉडल में जी की कुछ ना कुछ परसेंटेज होगी, 4%, 5%, 10%, 15%, 20%, जो भी है। ठीक, फार्मूला क्या है? अगर तो कंपनी विदाउट ग्रोथ है, आपने पहले ये देखना है विदाउट ग्रोथ है कंपनी के विद ग्रोथ है, ताकि फार्मूला वो सेलेक्ट कर ले। फार्मूला सेलेक्ट करके इंफॉर्मेशन नहीं पढ़नी क्वेश्चन की, इंफॉर्मेशन पहले पढ़ के फिर फार्मूला सेलेक्ट करना है कि विद ग्रोथ दिया। अगर ग्रोथ रेट दिया है उसने, जो अक्सर दिया होता है, अक्सर क्वेश्चन ग्रोथ मॉडल के होते हैं, तो फिर आपने ग्रोथ मॉडल लगाना। और अगर नहीं दिया तो अब अगेन इसमें फार्मूला को समझने की जरूरत है। फार्मूला समझ आ गया ना, बाकी सिर्फ फिर पिक एंड ड्रॉप वाली गेम रह जाती है। फिर बाकी सिर्फ कैलकुलेशन है जो 5वीं क्लास का बच्चा भी कर लेगा, लेकिन अहम चीज क्या है, फार्मूला समझना। विदाउट ग्रोथ मॉडल कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फार्मूला क्या है, डी नॉट, डी के साथ डी नॉट डिवाइडेड बाय डी नॉट क्या है, 2 days डिविडेंड, करंट डिविडेंड रिसेंटली पेड, जस्ट पेड, या टू बी पेड, टू बी रिसेंटली पेड या रिसेंटली टू बी पेड, दोनों डी नॉट है, यानी जो आजकल का डिविडेंड है। और जो 1 साल बाद डिविडेंड पे होना है ना, उसे कहते हैं D1। जो 2 साल बाद पे होना D2, 3 साल बाद D3, 4 साल बाद डी नॉट क्या है, डी नॉट क्या है, आजकल का डिविडेंड। डी नॉट क्या है, रिसेंटली पेड या टू बी पेड। यानी क्वेश्चन में कभी कहेगा रिसेंटली पेड डिविडेंड, रिसेंटली पेड ये इतना है। जैसे आप कहते हो इंटरेस्ट वाले में था जस्ट पेड इंटरेस्ट, वो असल में आई नॉट था। डिविडेंड यहां कहेगा डिविडेंडली टू बी पेड, अनकरीब पे होने वाला है। अनकरीब जो डिविडेंड पे होने वाला है वो डी नॉट है। D1 है साल बाद पे होने वाला। D1 कौन सा डिविडेंड है, तो विदाउट ग्रोथ आपने आज का डिविडेंड लेना है, आज की प्राइस से डिवाइड करना है, आपके पास कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर? और अगर प्राइस कैलकुलेट करनी हो, रीअरेंज कर दें, कॉस्ट इधर आ जाएगी। डन? आगे चलते हैं। ग्रोथ मॉडल,
इसका फार्मूला क्या है? D1 डिवाइडेड बाय प्लस ग्रोथ रेट क्वेश्चन में गिवन होगा या आप कैलकुलेट कर सकते हैं? अमूमी तौर पे गिवन होगा, कैलकुलेट करना भी सिखा दूंगा। अमूमी तौर पे ग्रोथ रेट क्या होगा? पी नॉट क्या है? शेयर प्राइस ना बोले, टुडे शेयर प्राइस बोले। डी के साथ नॉट जीरो लिखा है, जीरो का मतलब पता है आज। ईयर नॉट का मतलब क्या होता है? आज। ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में बार बार बताना पड़ेगा आपको। और D1 क्या है? जो साल बाद डिविडेंड पे होगा वो D1 है। अब जरा सुनिए, D1 इज इक्वल टू D नॉट इंटू 1 प्लस G। समझ आया? ये D1 है ना, D1 किसके बराबर होगा? ये साल बाद का डिविडेंड है ना, ये आज का डिविडेंड प्लस 1 प्लस ग्रोथ रेट, नहीं इसके बराबर नहीं होगा। 20 साल के बाद जो डिविडेंड होगा ग्रोथ वाला ही होगा कि यही डिविडेंड होगा? ग्रोथ वाला होगा। नहीं कोई मसला आ गया है क्या? इट डिपेंड्स नहीं, D नॉट इंटू 1 प्लस G। जरूरी है कि यही होगा, नहीं होगा तो मैं जिम्मेदार, ठीक है? D1, लेकिन अब अजीब बात सुनिए, क्वेश्चन के अंदर ये फार्मूला ग्रोथ मॉडल, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल है, क्वेश्चन के अंदर ग्रोथ रेट दिया है। कौन से वाला फार्मूला यूज करेंगे? ऊपर वाला नीचे वाला? विदाउट ग्रोथ के विद ग्रोथ? विद ग्रोथ का फार्मूला क्या है? क्वेश्चन में कभी आप इधर लिखेंगे D1 डिवाइडेड बाय P नॉट, कभी लिखेंगे D नॉट इंटू 1 प्लस G डिवाइडेड बाय P नॉट। सवाल मेरा सुने, अब आप मैथमेटिकली दोनों करेक्ट है, लेकिन कंसेप्चुअली सुने, क्वेश्चन में कब आप D नॉट इंटू 1 प्लस G यूज करेंगे और कब D1 यूज करेंगे? जब D1 दिया हुआ है तो D1 यूज करेंगे, और जब D नॉट दिया हुआ है, यही तो, ये ज़हन में रखिएगा। D नॉट कब यूज करना है, D नॉट इंटू 1 प्लस G कब यूज है, दोनों मैथमेटिकली इक्वल, लेकिन कंसेप्ट क्लियर रखे कि कौन सा यूज करना है, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन डिसाइड करेगी। दोनों फार्मूला समझ आ गए? अब दिल तो करता है वैसे क्वेश्चन की तरफ चला जाए, लेकिन फिर एक दिल ये भी कहता है कि अगर क्वेश्चन के अंदर ग्रोथ रेट दिया हुआ ना स्टूडेंट ने, फिर तो हमारा स्टूडेंट सवाल कर लेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर ग्रोथ रेट ना दिया हुआ, स्टूडेंट फंस जाएगा उधर, तो उसको ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना भी सिखा दें कि ना सिखाएं। देखिए अभी यहाँ पे डिपेंड करता है, अगर ओवर हो गया है तो कल पे रख लेते हैं। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है ग्रोथ रेट की कैलकुलेशन आज ही सीखें? कितनों का ख्याल है नहीं कल सीखें? आज वाले ज्यादा लें। और वैसे भी कल मैंने आपको जल्दी छुट्टी दे दी थी ना, यही क्या है, क्योंकि आज तैयार हो क्या आना आपने। यहां तक पता है, पहले क्विक रिवीजन कर ले, मैं पहले ये देख लूं कि पिछला कंसेप्ट पक्का ये था ना, आगे चलते जाए पिछला बोलता जाए। हमने आज ये सीखा कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी की भी कॉस्ट होती है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं, कैपेम और डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। कैपेम प्राइमरीली कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए है, इसे सिर्फ कॉस्ट ही कैलकुलेट होती है। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल प्राइमरीली मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन रीअरेंज करके इससे कॉस्ट भी कैलकुलेट हो जाती है। कैपेम का फार्मूला ये होता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इंटू मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट। बीटा ज्यादा होता जाएगा, कॉस्ट ज्यादा होती जाएगी, बीटा कम होता जाएगा, कॉस्ट कम होती जाएगी। ये होगा कैपेम। फिर इसके बाद दूसरा है डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, जिसमें हम देखते हैं दो तरह की कंपनीज होती हैं, एक जो कमाती है सब कुछ खा जाती हैं विदाउट ग्रोथ,
और एक जो कुछ ना कुछ रिटेंशन रेशियो होती है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिटेन करते हैं, उन्हें कहते हैं विद ग्रोथ, ग्रोथ करते हैं वो। तो विदाउट ग्रोथ फार्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डी नॉट डिवाइडेड बाय पी नॉट। ये तो सिंपल फार्मूला हो गया, प्रेफरेंस शेयर की भी ऐसे कैलकुलेशन किए थे। लेकिन जो विद ग्रोथ फार्मूला है वो क्या है कि D1 डिवाइडेड बाय पी नॉट प्लस जी। क्लियर है? और कभी ये D1 होगा, कभी D नॉट इंटू 1 प्लस जी होगा। कौन सा फार्मूला लिखेंगे आप? क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। जो उसने अगर अगले साल का डिविडेंड दिया तो वो, अगर इस साल का दिया तो वो। यहां तक क्लियर है? अब अगर तो उसने क्वेश्चन में जी दे दिया है उससे, तो फिर आगे कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसने ग्रोथ रेट नहीं दिया तो फिर हमने कैलकुलेट करना। कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। कैलकुलेट करने के, एक को शायद ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं, हिस्टोरिकल ग्रोथ को इस तरह का नाम है। एक का नाम क्या है, एक्सट्रापोलेशन ऑफ हिस्टोरिकल ग्रोथ। ये फार्मूला आपने स्टैट में कहीं सीखा होगा, शायद ज्योमेट्रिक मीन के नाम से सीखा है। इसमें क्या करते हैं, इसमें देखते हैं करते क्या है, सुने तरीका वारदात क्या, सुने तरीकाकार क्या। आज अगर शेयर 100 रुपए का है, 4 साल बाद 160 का हो गया, तो ग्रोथ कितनी आई? ग्रोथ रेट एनुअल होता है। 15% गलत है। 15% सिंपल मीन आपने कैलकुलेट किया है। जब ग्रोथ होती है ना, तो याद रखें ग्रोथ ऐसे होती है, क्योंकि हर, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि हर साल जो आपने री इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, उसकी वजह से अगले साल ग्रोथ रेट ज्यादा होगा। तो ये आपको फार्मूला कैलकुलेट करना पड़ता है, ये सिंपल मीन नहीं है। इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला सुने, हिस्टोरिकल एक्सट्रापोलेशन ऑफ हिस्टोरिकल ग्रोथ। कैसे? एंड प्राइस लेनी है आपने, एंड प्राइस इज इक्वल टू स्टार्ट प्राइस इंटू 1 प्लस जी पावर एन। इसमें सारी चीजें आपको उसने दी होंगी। एंड प्राइस दी होगी 160, स्टार्ट प्राइस दी होगी 100, एन दिया होगा 4 साल के बाद। जी फाइंड करना है, कर लेंगे? करना आता है? अच्छा, मैं वो पुराना तरीका जो मुझे याद है वो ये था, ये एंड प्राइस है, स्टार्ट प्राइस इधर आके डिवाइड हो जाएगी, दोनों तरफ की पावर ले लेंगे 1/n, ये कट जाएगा और फिर -1 कर देंगे। ऐसा है? डायरेक्ट भी हो जाता है। डायरेक्ट तरीके आपके पास बड़े, डायरेक्ट कर लें। कैलकुलेटर में डायरेक्ट हो जाता है। शाबाश शाबाश। वो किधर है कल वाला? आज ये भी बता रहा है मुझे, डायरेक्ट वाला ये भी ठीक है। इस्तेमाल करना ना करना अलग बात है, आना तो चाहिए ना भाई। तरीकाकार समझ आया? तो जब आपके पास उसने पिछले 4-5 साल की प्राइस दी हो ना, समझ लें ग्रोथ रेट निकालना। जब पिछले 4-5 साल का डिविडेंड दिया हो, समझ लें क्या, समझ लें ग्रोथ रेट निकालना है। जब पिछले 4-5 साल की अर्निंग्स दी हो, समझ लें ग्रोथ रेट निकालना है। जब उसने रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड दिया हो, समझ लें ना, ये गलत समझ गया, ये गलत समझ गया। जब उसने रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड दिया हो, समझ लें कैपम लगाना है। खुदा का खौफ कर भाई, कैपम लगाना है। गिवन इंफॉर्मेशन आपको बताती है मेरा क्या करना है। ये एक मेथड है। एक दूसरा तरीका भी है, वो इससे आसान है कि अगर आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी है ना, सॉरी ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी को रिटेंशन रेट से मल्टीप्लाई कर दें। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को रिटर्न ऑन इक्विटी भी कहते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर दें? अब खुद देखें, जितना ज्यादा रिटेंशन रेट होगा ग्रोथ रेट है उतना ज्यादा आएगा।
किधर गया है आपका मैथ? रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिटेंशन रेट 40% है, और अगर रिटेंशन रेट 80% हो जाए डबल नहीं आंसर हो जाएगा? ये दो मेथड है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड। मुश्किल से मुश्किल सवाल भी आप करने के काबिल हो गए अगर आपने अभी तक की सारी बातें समझ ली, जो कि मुझे शक है कि आखिरी वाली दो बातें शायद आप ना समझ पाए हों। अब तो टाइम गुजर गया, अब तो समझ लिया हमने। यूजिंग रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी को कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कहते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी के डिफरेंट नाम है ना, रिटर्न ऑन इक्विटी, उसको रिटेंशन रेट से मल्टीप्लाई कर दो। रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज में होता है ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी परसेंटेज में होता है, उसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कुछ समझ आया? कुछ समझ नहीं आया, सब कुछ ज़हन से निकल गया? नहीं, अब है आप इम्तिहान। अब मैं करूंगा रिलैक्स और आप करेंगे काम, एक एक करके। मैं भी आपके साथ साथ करता हूं, ठीक है? और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स में क्वेश्चन 10 कीजिए पहले, देखते हैं पहले कौन करता, आप या मैं। करेक्ट, कंपनी शेयर आर करंटली वैल्यूड एट ₹8.20। करंटली, इसका मतलब है ये P0 है। करंटली वैल्यूड, इसका मतलब क्या है? ये क्या है? शेयर्स है, ये नहीं बताया प्रेफरेंस शेयर के ऑर्डिनरी शेयर, तो कौन से वाले होते हैं? जब शेयर के साथ कुछ ना बताया, वो प्रेफरेंस है कि ऑर्डिनरी है, तो कौन से होते हैं? ऑर्डिनरी शेयर। P0 ये। And the company is expected to pay an annual dividend at ₹0.70 per share for foreseeable future। हमेशा हमेशा हर साल क़यामत तक इसका डिविडेंड क्या रहेगा? 0.70। हमेशा 0.7 विद ग्रोथ है कि विदाउट ग्रोथ? विद ग्रोथ में कहता है कि आज का डिविडेंड ये है, इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ये विद ग्रोथ है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्या फार्मूला होगा? फार्मूला लिखो पहले। ये कॉस्ट विद ग्रोथ है कि विदाउट ग्रोथ? कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू विदाउट ग्रोथ है, D0 डिवाइडेड बाय P0, यही फार्मूला। ऐसा है? क्वेश्चन नंबर 10। D0 कितना है? 70। P0 20। क्या आंसर आया? 8.5, 0.085 यानी 8.53 या 54, जो भी राउंड ऑफ कर लें, मुझे ही करना पड़ेगा। नहीं, अब नहीं, अब टाइम गुजर गया। अब मैं खुद नहीं, अब मैं खुद ही करूंगा। 8.54 है, 3 आगे राउंड ऑफ हो गया। 536 कर लें या 54, नहीं सिर्फ 2 तक करना है आपने, ज्यादा आगे नहीं जाना राउंड ऑफ। अच्छा 4 ऐसे लिखते हैं, ओके। क्लियर? ये आगे चलते हैं। क्वेश्चन 11। ए कंपनी शेयर प्राइस, ये नहीं बताया प्रेफरेंस शेयर के ऑर्डिनरी शेयर कौन से वाला है, इज ₹8.20। ये आज की वैल्यू है कि साल बाद की? ये है P0। द कंपनी हैज जस्ट पेड एन एनुअल, हैज जस्ट पेड के D1 जस्ट पेड, हाँ जस्ट पेड है तो D0 है। और अगर होता कि इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड रिसेंटली, फिर भी D0 ही होता। एक्सपेक्टेड टू बी पेड रिसेंटली का मतलब अगले 1-2 दिन में। ये D0 है, ओके। एंड द डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 3.5% इनटू द फॉरसीएबल फ्यूचर। अब ये क्या है? 3.5% ग्रोथ रेट, यानी 0.035।
ग्रोथ रेट आ गया, कौन सा फार्मूला लगेगा? विद ग्रोथ। द नेक्स्ट एनुअल डिविडेंड विल बी पेड इन 1 year's टाइम। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। पहला सवाल, विद ग्रोथ फार्मूला लिखूं विदाउट ग्रोथ? अच्छा, विद ग्रोथ में D1 वाला लिखूं कि D0 वाला? क्योंकि D0 दिया हुआ है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 11 हमारा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D0 इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय P0 प्लस जी। ऐसा ही था क्या? और ये हो जाएगा D0 कितना था? 0.7 इंटू 1 प्लस 0.035 डिवाइडेड बाय 8.20 प्लस 12.34%। समझ आ रही है? इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में क्या फर्क था? वो विदाउट ग्रोथ था। अच्छा, शुक्र है, वैसे तो अल्लाह ताला का हर बात पे शुक्र अदा करना है, खुसूसी तौर पे इस सवाल में हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं तो ग्रोथ रेट दिया हुआ है। लेकिन ना भी दिया होता परेशानी की बात नहीं थी। हमारे पास दो तरीके हैं, एक्स्ट्रापोलेशन वाला भी है और रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाला भी है, रिटेंशन रेशियो वाला भी है, एक्स्ट्रापोलेशन वाला भी है। आपको कौन सा पसंद आया, रिटेंशन रेशियो वाला कि एक्स्ट्रापोलेशन वाला? एक्स्ट्रापोलेशन वाला पसंद। अच्छा, मुझे वो मुश्किल लगता है। चले ठीक है। 12, a company has recently paid a dividend ₹3 per share। recently paid, अभी अभी भी क्या? D0, and the dividend is expected to grow by 5% into the foreseeable future। 5% क्या है? ग्रोथ रेट। D0 मिल गया, ग्रोथ, इसका मतलब कौन सा मॉडल लगाना है? विद ग्रोथ। द नेक्स्ट एनुअल डिविडेंड विल बी पेड इन 1 year's टाइम। द शेयर होल्डर रिक्वायर एन एनुअल रिटर्न ऑफ 12% फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन दिस कंपनी। शेयर होल्डर रिक्वायर 12%, यही तो कॉस्ट होती है। ये नहीं होती कॉस्ट। शेयर होल्डर जो रिक्वायर कर रहे हो, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वही कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है ना। तो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो देती है, तो हम कैलकुलेट क्या करेंगे? मार्केट वैल्यू। क्या अगर कॉस्ट दी हो मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? कैसे? रीअरेंज करके। पहले मुझे बताइए फार्मूला कौन सा लगेगा? विद ग्रोथ का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D0 इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय P0 प्लस जी। यही है। अब मैंने क्या करना है? इधर उधर कर लें इसको, P0 को इधर करके जाना। हाँ, ये पहले G इधर आएगा, ये बन जाएगा KE माइनस जी, फिर P0 इधर आएगा और KE माइनस जी इधर आ जाएगा। ऐसे ही होगा। और सिर्फ P उधर नहीं जाता, अल्लाह के बंदे, ये प्लस G भी है। ये इकट्ठा होना, ये G अगर इधर इधर होता ना प्लस G, ये तब ये इधर जाता। इतना भी डायरेक्ट मैथ नहीं करना था। नहीं समझ रहे हैं? ऐसे नहीं, हमारे सालों में तो मैं ऐसे ही सिखाया। अच्छा, ऐसे ही है, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहली दफा ये G उठा के इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा KE माइनस जी इज इक्वल टू D0 इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय P0। अब आएगा P0 इधर, ये इधर। हाँ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ये मुझे बात समझ आई है। डिवाइडेड बाय KE माइनस जी। बताइए ये एक समझ आया कि नहीं? नहीं आया समझ? कौन सी बात समझ नहीं आई? कैलकुलेटर पे डायरेक्ट हो जाता है, डायरेक्ट कर। देखिए, स्टेप बाय स्टेप पहले समझाना मेरा
फर्ज है। उसके बाद आप डायरेक्ट करना चाहें डायरेक्ट कर लें, मेरे को कोई इतराज नहीं है। भैया ये कैलकुलेटर में डायरेक्ट हो जाता है, कर आता है ना? दूसरी कैलकुलेशन आज की नोट कर लें, नहीं बाद में मुझे बताना। कर लिया ये? इससे पहले डायरेक्ट कैलकुलेशन कौन सी वाली थी? IRR नहीं, अभी जो पहले आपने बोला था। हाँ वो विद ग्रोथ वाला फार्मूला, एक्सट्रापोलेशन का फार्मूला लिखो, एक्सट्रापोलेशन का फार्मूला, और फिर प्राइस की कैलकुलेशन। अब क्या करना है, सिंपल वैल्यूज पुट कर दे। डी नॉट कितना है? 3, ग्रोथ रेट कितना है? 5%, 1 प्लस 0.5, चाहे 1.05 भी लिख दें, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है? 12%, 0.12 माइनस ग्रोथ रेट कितना है? क्या आया? कोई मसला था कि नहीं? इधर आप अड़ गए हैं कि दरमियान में कोई शोर गोगा हुआ था एक जगह, ये समझ आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई अगर डायरेक्ट करना चाहता है फार्मूला लिख के फिर कर सकता है डायरेक्ट, फार्मूला लिखे बगैर डायरेक्ट नहीं कर सकता। यहां तक क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 में और 11 में क्या फर्क है? 11 में उसने मार्केट वैल्यू दी थी, कॉस्ट कैलकुलेट करवाई थी। 12 में उसने कॉस्ट दी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कोई टाइम नहीं है, कल जल्दी छुट्टी दी थी, खबरदार बैठे रहो इधर। ये हो ही नहीं सकता कि हमारे टाइम क्लास का टाइम हो और साथ में कोई दूसरी क्लास हो, प्लानिंग करते हुए नहीं रखा हो। आपकी क्लास मुझे पता है 4 बजे है ना? ठीक है, एक भाई के लिए एक काम करते जाए, एक घर से नहीं। कंपनी हैज पेड आउट फॉलोइंग डिविडेंड, एवरेज ग्रोथ रेट कैलकुलेट कर दें। 1 2 3 4 5, एन क्या होगा? यही गलत, गलत 6 होगा, बिल्कुल गलत। 4 होगा। सुने जरा, 2001 में प्राइस 100 थी, 2 में 110 हुई, कितने सालों के बाद 110 हुई? 3 में 20 हुई, कितने सालों बाद? 2001 में जो शेयर की 100 प्राइस थी, 2005 में 148 हुई, कितने सालों बाद 148 हुई? डाटा 5 साल का दिया है, ग्रोथ 4 साल हुई है। 1 से 2 पे पहुंचे तो 1 साल गुजरा है, 2 साल नहीं गुजरे। देखा, छोटी छोटी चीजें होती है, आप मार खा लेते हैं। करें 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 करें, डायरेक्ट वाले भाई आप भी करें। नहीं हो रहा आपसे, नहीं हो रहा। स्टार्ट प्राइस, एंड प्राइस, ग्रोथ रेट का फार्मूला क्या? अच्छा, ये एक्सट्रापोलेशन लगेगा के रिटेंशन रेट वाला। एंड प्राइस इज इक्वल टू स्टार्ट प्राइस इनटू 1 प्लस जी पावर एन। एंड प्राइस कितनी है? 148। स्टार्टिंग प्राइस इधर आके डिवाइड हो गई, 100 इज इक्वल टू 1 प्लस जी पावर 4। अब इसकी पावर मैं एक मिनट ठहरे, 148 डिवाइडेड बाय 100। अब इसकी पावर जो है वो मैंने लेनी है 1/4, है ना? उसको रूल आउट करने के लिए पावर 1/4 माइनस 1, ये आया 10.2974 यानी 10.3। जी इज इक्वल टू, ये समझ आया ना कैसे किया है? ये 4 है,
इसको मल्टीप्लाई बाय 1/4 इधर भी कर लिया, मल्टीप्लाई मैनुअल तरीका पुराना, आपका कैलकुलेटर डायरेक्ट करता है वो भी कर ले, जी को एक्स करके बाकी सारी सेम इक्वेशन। कुछ समझ आए? अच्छा सारा कुछ कर लिया है आपने, सारा कुछ कर लिया है, अच्छा घर से कर लिया, ठीक है ठीक ठीक, ये सारे घर से करके आने आपने, अच्छे से करके आएंगे। अच्छा ये कह रहा है, ये बैग साथ साथ बैग करते जाएं, ये कह रहा है कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू रिटेन 60% ऑफ इट्स अर्निंग एवरी ईयर, रिटेंशन रेशियो कितनी है, एंड पे आउट रेस्ट एज डिविडेंड, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 8%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 8% है, रिटेंशन रेशियो 60% है, ग्रोथ रेट कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 8% है, रिटेंशन रेशियो 60% है, ग्रोथ रेट क्या होगी 4.8%। आखिरी कंसेप्ट रह गया था वो भी कर लिया सॉल्व, ठीक है। लेकिन घर जाके सारे क्वेश्चन दोबारा करने आपकी होम असाइनमेंट है, क्लियर? इनको कोई प्रॉब्लम है, कौन सी कैलकुलेशन नहीं हो रही, शाबाश, समझ आ गई इनको। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम, असाइनमेंट जरूर करनी है आपने। अल्लाह हाफिज।